आप यकीन करेंगे कि इस कच्चे मिट्टी के घर में पला बढ़ा दिहाड़ी पर काम करने वाले का बेटा श्रवण आज मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और एक गरीब बच्चे के लिए नामुमकिन से लगने वाले सपने को पूरा किया है राजस्थान में चल रही एक अनूठी पहल 50 विलेजर्स ने। क्या है ये पहल, जानते हैं इसके फाउंडर डॉक्टर भरत से और खुद श्रवण से। डॉक्टर भरत, श्रवण, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और केवल हमारी तरफ से नहीं, पूरे बाड़मेर और रेगिस्तान में रहने वाले उन बच्चों की ओर से जो अंतिम छोर पे है और पढ़ाई के जरिए वो अपनी पहचान बना रहे हैं, उन टीचर्स की बदौलत जो सरकारी स्कूलों के हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं तो एक टीम 50 बोलते हैं, जिसमें टीम 50, हाँ, उन तमाम लोगों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वैसे हमें कोई दिल्ली बुलाता नहीं है, लेकिन पढ़ाई वो एक जरिया है जो रास्ता बनाती है, और मंजिल दिल्ली, हर कोई कहता है कि दिल्ली अब दूर नहीं, तो शायद रास्ता यहाँ तक लेके आया। और आपका बहुत बहुत आभार इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। क्या बात है। तो सबसे पहले टीम 50 से बात शुरू करते हैं। क्या है टीम 50? टीम का मतलब होता है किसी काम को एक साथ मिलकर करना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। 25 मई 2012 को जब हम 50 विलेजर स्टार्ट कर रहे थे, उससे 50 विलेजर एक संस्था है, ये शुरू क्यों हुई और वहीं से टीम की कहानी शुरू होती है। मैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में 2010 में। उससे पहले डॉक्टर हरदान, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर सैन्या जी, हम लोगों ने बाड़मेर में एक परिकल्पना की कि उस समय दवाइयाँ फ्री नहीं मिलती थी। डॉक्टर बन के तो लोग कहते थे हमारी मदद कराओ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डॉक्टरों का एक ऐसा ग्रुप बने जो एक दिन में सेवा करने के लिए बैठे। सही बात है। तो और जो एमआर दवाई लेके आए, जैसे लाइब्रेरी बनती है वैसे जमा करा दें और गरीब व्यक्ति को हम फ्री जांच कर पाए। एक दीपावली से पहले मेडिको मीट हुई, लगभग बाड़मेर के जन्मे जाए 200-250 लोग वहाँ आए, लेकिन रात को रिजल्ट ये निकला कि कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास, अलग अलग बड़ा इलाका है। तो हम डॉक्टर ओम प्रकाश जी के घर पे खड़े थे और विचार किया कि हम ऐसे 100 बच्चे सेलेक्ट करते हैं बाड़मेर के, गरीब बच्चे, ताकि वो गरीबी में गए तो गरीबी को समझ पाएंगे, और वो जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ आकर के सेवा करेंगे तो बाड़मेर के लिए बेटर होगा। तो वहाँ से एक टीम की परिकल्पना शुरू होती है। लेकिन आप जबकि सब सिर्फ सिलेक्ट हुए थे, आप पढ़ी रहे थे। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में था, हाँ। तो दीपावली का टाइम था। तो फिर एक हमारे स्कूल के अंदर जियाराम जी बाना सर है, हमारे गाँव का एक सरकारी स्कूल है जिसको 1 करोड़ CSR से और डोनेशन से स्कूल सरकारी बन रहा था। उसके उद्घाटन के दिन हमारे घर पे लोग बैठे, बाकी टीचर्स भी आए। तो संस्था कैसे बनेगी, नाम क्या होगा, क्या कुछ चीज़ें हमने तय की कि हम लोग सरकारी स्कूल से पास आउट बच्चे लेंगे, जो 10वीं सरकारी से कर लेंगे, उनका एक टेस्ट लेके चेक करेंगे उनका IQ लेवल क्या है, परसेंटेज का 20% वैल्यू दे देंगे, और उसके बाद में घर जाके चेक करेंगे। वो गरीब होना जरूरी है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हमें कोई मतलब नहीं। किसी के घर में बाइक है तो भी उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर हमें एक टीम की जरूरत पड़ने लगी, एक टीम जो पैसा देगी इन बच्चों को। 11वीं-12वीं बच्चा सेलेक्ट होकर बाड़मेर में किराए की बिल्डिंग में रहेंगे, अच्छा संस्था बनाएंगे, लेकिन कोई अध्यक्ष सचिव कौन होगा उसका कोई नाम नहीं, आज तक है डॉक्यूमेंटली, लेकिन कौन अध्यक्ष सचिव है कोई नहीं, प्रचार नहीं करना, अलाउ भी नहीं है, और न माड़ा साफा वंश सब चीजें हटा दी। जो पैसा आएगा वो एक दानदाताओं का से होगा। तो एक तो वो लोग दानदाता हो गए, एक हमारे सरकारी स्कूल के वो टीचर्स जो इन बच्चों को 10 साल तक पढ़ाते हैं, इन पे मेहनत करते हैं। वास्तव में हकदार वो गुरुजन है जो इन बच्चों को नींव को तैयार कर रहे हैं, बच्चे बाद में आएंगे। 2 तो हो गए, तीसरे वो हो गए जो हमारे मोटिवेटर, जिसमें बिजनेसमैन है, IAS है, RS है, आर्मी ऑफिसर है, या कोई सफल व्यक्ति जिन्होंने जीवन को संघर्ष से किया, जिसको हम प्रेरक कहते हैं। और चौथे हम लोग जो सेवादार मानते हैं हम अपने आप को, जो काम करते हैं। तो ये मिलकर के एक टीम बनी और इसको टीम 50 कहते हैं। जो कहानी शुरू हुई थी 25 मई 2012 को बाड़मेर में, कि एक 25 बच्चे हम 11वीं क्लास में सेलेक्ट करेंगे, वो 12वीं में आते रहेंगे, तो 50 हो गए, इसलिए संस्था का नाम तो रह गया 50 विलेजर, और इनसे जुड़े हुए लोग कहलाएगी टीम 50। तो टीम 50 में काम सबका अलग अलग है, कोई पर्दे के पीछे रह के कर रहा है, कोई, मैं सबसे छोटा था, आइडिया मेरा था, तो थोड़ा दौड़ भाग होगी तो नाम मेरा होता रहा। बच्चे आगे, तो हमारी टीम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स जो इनको तैयार करते हैं, हमें मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। तो ये मिल करके एक टीम है जिसको हम टीम 50 कहते हैं। समान विचारों के लोगों का समूह है जो एक दूसरे की मदद करता है। मकसद है कि जरूरतमंद की मदद की जाए। यहाँ जरूरतमंद गरीब शब्द नहीं है, ये बच्चे इंटेलिजेंट है, इनके पास, परिवार के पास आज पैसा नहीं है, गरीब नहीं है, क्योंकि इनके पास बुद्धि है, विकास कर सकते हैं, ज़मीन है, खेती कर सकते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो मैं उनको बहुत अमीर मानता हूँ, लेकिन शब्द इस्तेमाल किया जरूरतमंद। तो जो 50 विलेजर्स एक टीम बनी, जो कलाम सर का जो विजन था मिशन 2020, हम बहुत फैन हैं उनके और अभी भी फॉलो करते हैं कि राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब अंतिम व्यक्ति
पढ़ लिख करके मंजिल तक पहुंचेगा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेगा। और कलाम सर ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति बन के देख लिया, लेकिन इस राष्ट्र का निर्माण केवल टीचर कर पाएंगे, तो मुझे आने वाला दुनिया टीचर के रूप में याद करें। तो हम कहते हैं कि हमारी पूरी टीम, जितने भी हमारे परिणाम आते हैं वो हम टीचर्स को समर्पित करते हैं। वो टीचर जिन्होंने स्कूल में पढ़ना सिखाया, केवल वो टीचर नहीं है जो स्कूल में पढ़ना सिखा रहे हैं, जो हमें बोलना बैठना सिखा रहे हैं, जो दुनियादारी सिखाते हैं, जो हमें कुछ भी सिखा रहे हैं, वो हमारे टीचर है, केवल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। तो इस प्रकार से जो अपना पहला सवाल था कि टीम 50 का निर्माण हुआ, जो अभी भी चल रही है पिछले 15 साल से। तो फिर 12 में आपने फिर अपना एमबीबीएस पूरा किया? मेरा 4 साल नहीं, मैं 2010 में सिलेक्ट हुआ। अच्छा। मेरा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा गांव चित्रकापार है, बाड़मेर जिले के सुदूर ढाणियों में गांव है। मेरे दादाजी और दादी, सड़क हमारे पास से निकलती है, तो पैदल यात्री जो रामदेवरा मेला जाता है तो वहाँ के रुकते थे, तो हम उनकी सेवा करते थे, छोटे थे। अकाल बहुत पड़ते थे। एक हमारे पशु मेला लगता है चैत महीने के अंदर, ये बालोतरा के पास में। तो वहाँ से तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान का बड़ा होता, तो पशु पालक रात के टाइम वहाँ रुकते थे। तो दादा का और दादी का एक ही था कि कोई विश्वास से हमारे घर आएगा, वो भूखा नहीं सोना चाहिए, चाहे अकाल पड़ रहे हो, हमारे कुछ भी हो। तो पशुओं के लिए टाँका अलग से था, हमारे बारिश का पानी इकट्ठा करके उसमें रखा, फिर चारा इकट्ठा करके रखते थे। हम घर पे यूज़ नहीं कर सकते थे, वो उन्हीं के लिए था। वो उनका डेडिकेशन था, संघर्ष था। दादी के साथ हम लोग में जाया करते थे, जब पानी बह जाता है ना, वहाँ ककड़ी और बजरी इकट्ठी होती है, तो गर्मियों की छुट्टियों में वो इकट्ठी करती थी दादी, हम उनके साथ जाते, उसको बेचते, चलता, उधार लाना करना। तो परिवार के एक स्ट्रगल था। दूसरा, हमारा बाड़मेर में मलेरिया बहुत हुआ करता था और आसपास डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो उन मलेरिया के पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना, सेवा करना। और जिन स्कूलों में हम पढ़े, प्राइमरी के हमारे टीचर थे, उन्होंने सेवा वैल्यूज़ को समझाया। तो वो जो सेवा वैल्यूज़ तैयार हुई, पढ़ते गए, आगे स्ट्रगल रहा, पैसा नहीं था, संघर्ष हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाते रहे, तो दिमाग में ये आता रहा कि कहीं न कहीं हमें सेवा करनी जरूरी है। सेवा का भाव मन में हमेशा रहा, वो परिवार से मिला। और सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे तो टीचर नहीं होते थे। एक मैथ का, इंग्लिश का और विज्ञान के टीचर तो बाड़मेर में कुछ ही स्कूलों को मिलते थे, और अभाव में जैसे तैसे हम पढ़ते रहे। लाइट हमारे 2004 के अंदर कनेक्शन हुआ, सड़कें थी, बस एक आध चलती थी, यातायात नहीं था। तो सरकारी स्कूलों के टीचरों ने स्पेशली मेरे को 2 चीज़ सिखाई कि एक तो सेवा करना सीखो, और दूसरा जितनी भी लाइब्रेरी की किताबें थी ना, वो पढ़ता था, और उसका फायदा ये होता है, मैं टूटी किताब को रिपेयर कर देता और किताब पढ़ आगे बढ़ते रहे। तो जो कुछ भी, जब भी मौका मिलता, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे सेवा करनी हो, चाहे पढ़ाई हो, जो कुछ भी बनाए हैं वो हमारे टीचर ने बनाया है। तो घर का वातावरण, समाज का वातावरण, सरकारी स्कूलों के टीचर्स का वातावरण, अच्छे लोग मिले, मालिक का शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त पे सही चीज़ें दी, और वो एक सेवा की भावना आ गई। और उसी से हम लोग, मेरा जो एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, उससे 2003 में 12वीं कर ली थी स्टेशन रोड बाड़मेर से। कम शुद्धतः मैं सरकारी प्रोडक्ट हूँ, पहली क्लास से लेकर कॉलेज तक। सिलेक्शन कैसे हुआ, बिना कोचिंग वगैरह? हाँ, कोचिंग भी हुई। 2003 में फिर हम कोटा चले गए थे। वहाँ पढ़ने के गए तो उस समय पैसे नहीं थे। कोचिंग के ओनर से मिले, उनको सर को कहा था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करना चाहता है? तो सर 18,000 फीस थी कि 10,000 ही दूंगा। ठीक है, दे दे। क्यों देगा, ये कारण बता। तो मेरे उस सीमेंट के कट्टे में सामान वगैरह था, मैं जानता नहीं था, ऐसे बैग रखा और बोला सर इसका ध्यान रखना। एक भाई ब्रजेश सर, मुझे याद है, बड़े सर थे गोविंद सर, उनके पास में गया, पीछे चैम्बर था, उन्होंने फीस कम कर दी। तब से मैं मानता हूँ कि वो दयालु लोग होते हैं, दुनिया में मदद करते हैं। फिर एक कोटा में रसोई ले ली, रसोई की पसीट पे सोना, वहीं खाना बनाना। अच्छा। उसी से चलता रहा। दिमाग में यही रहता था कि अगली बार पैसे कहाँ से आएंगे। पापा 3rd ग्रेड टीचर थे, 3500-3700 रुपये मिलते थे, जॉइंट परिवार था, उधार के पैसे बड़ी मुश्किल से, मैं 2003 की बात बता रहा हूँ। तो एक क्लास तो हम अटेंड करते, लेकिन दूसरी क्लास में दिमाग में यही रहता कि पैसे, तो वो ध्यान हट जाता, शरीर वहाँ रहता था, ध्यान वहाँ चला जाता। तो मैं महसूस कर रहा था कि जब मेरे हालात ये हैं तो बाकी लोगों के क्या होंगे। तो फर्स्ट साल सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे साल ड्रॉप लिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तीसरे साल वापस तैयारी करी सेल्फ स्टडी से। कोचिंग करने के बाद बार बार पैसा नहीं था, तो फिर मैंने 4 साल के लिए आयुर्वेद ज्वाइन कर लिया। इस दौरान मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया था, उससे छोटे बहन भाई भी साथ पढ़ते थे। फिर 2010 में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने आयुर्वेद छोड़ के एमबीबीएस ज्वाइन कर लिया कोटा के अंदर। तो जैसे ही एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की, तो जो मैं डॉक्टर हरदान जी का नाम बताया था, वो भी किसान परिवार के ही हैं। हमेशा कहते थे कि भाई हम जहाँ से पढ़ गए उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो वहीं से वो कहानी वापस शुरू हो जाती है, मिल जाते हैं। और वो स्ट्रगल हमारे सबसे बड़ा क्या था कि हम पानी के लिए संघर्ष करते थे। बाड़मेर में पानी नहीं था। सुबह 5 बजे उठ करके, हमारी बेरियाँ होती है जहाँ 10 फीट गहरी होती है, जहाँ झरने के रूप में पानी आता है, 4 बजे बैठ जाओ, फिर चाचा या पापा बैलगाड़ी लेके आते, फिर हम स्कूल जाते, वो फिर पानी भर के लेके आते। पानी
कि बहुत हालत पानी की खराब, हालत। मतलब घी हम कितना भी चाहे ले जाओ चलेगा, लेकिन पानी गिराने नहीं देते थे। पत्थर नहीं था मैम जिसके ऊपर हम बैठ के स्नान कर पाए, घर में पत्थर नहीं था, मुझे अभी भी याद है। तो एक बाजरी को इकट्ठा करने के लिए कोठी होती है, उसका बेस होता है जो चौकी बोलते हैं, वो भी हमारे जिप्सम निकलता है, उसकी बनी हुई थी। और उसके ऊपर एक तगारी हमारे लोहे की बनी होती है जिसको आप टब बोलते हो, उसमें बिठा करके स्नान करा। जो पानी गिर गया था वापस पशुओं को पिलाते थे। ये हमारा, मैं 92 का दौर बता रहा हूँ बाड़मेर। ये मेरी हालात नहीं है, सभी लोगों के हालात यहाँ हैं जो भी सक्सेस हुए हैं ना बाड़मेर से, चाहे वो ऑफिसर बने, चाहे बिजनेसमैन बने, तो उनकी कहानी मेरे से ज़्यादा खराब है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, खोने के लिए कुछ नहीं, चप्पलें एक बार पहनते थे चोरी हो जाती थी, तो फिर साल भर तक हम पैदल दौड़ते थे, खेजड़ी होती थी, टारगेट करते, वहाँ जाके रुकना, फिर घर आना है। बहुत नंगे पैर चलना, और निक्कर और शर्ट होता था, घर आके वो भी उतारना होता था। और एक चेक का बना हुआ हाफ पैंट होती थी, वो पहन के खुले बदन पशुओं के पीछे जाओ। पहली पैंट हमारी 10वीं में बनती है। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये वो स्ट्रगल था जिसने मोटिवेट किया कि हम 50 विलेजर्स को शुरू करें। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि जब खुद इतना स्ट्रगल करो तो दूसरों का संघर्ष या दूसरों की परेशानियां ज्यादा समझ में आती हैं। जब तक हम किसी रास्ते गुजरते नहीं है ना, तो उस रास्ते की तकलीफ पता नहीं होती है। बहुत आसान है कहना कि रसोई में जाके खाना बना लो, लेकिन जब जाते हैं पता चलता है कि आटे में पानी ज़्यादा गिर गया, कभी आटा ज़्यादा गिर गया, पता आटा यहाँ चल रहा है, तवे पे डाल देगा, हाथ यहाँ से जल जाता है, पता ही नहीं कैसे डाला। तो थ्योरेटिकली भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब आप प्रायोगिक रूप से उस ज़िंदगी में गुजरते हो ना, तब पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो हमारे गुरुजन हमेशा बोला करते थे कि आप थ्योरी में क्या हो इससे कोई मतलब नहीं, आप जिंदगी में क्या हो ये महत्वपूर्ण है। आपका रियल लाइफ क्या है। भाषण तो 75 साल से चल ही रहे हैं, नहीं, देश मैं का आपको निर्माण यहाँ क्यों नहीं पे हो एक रहा चीज है। बताना चाहूंगी, आपको, श्रवण को, दोनों को। और इस चीज का मैंने जिक्र बहुत बार किया है। जब बहुत पहले मैं एक जिंदगी लाइव शो करती थी, और हमारे शो पर सुपर 30 आनंद पटना से आए थे, और उनके स्टूडेंट्स आए थे जो उस साल सेलेक्ट हुए थे। तो मैं सब बच्चों से पूछ रही थी कि अच्छा पापा क्या करते हैं, तो उसे कोई बच्चा कह रहा है किसान है, कोई कह रहा है ताड़ी बेचते हैं, कोई कहता है सब्जी का ठेला लगाते हैं। और मैं पूछ रही थी कहाँ सेलेक्ट हुए हो तुम लोग, तो कोई कह रहा था IIT कानपुर, IIT दिल्ली। फिर एक बच्चे ने, आज तक, अब तो मैंने सुना कि अमेरिका में नौकरी कर रहा है, उसने ऐसे मुझसे कहा कि मैम गरीबी क्या होती है ना, आप ये AC स्टूडियो बैठ के समझ नहीं पाएंगी। और मेरा ना ऐसा दिल से धक सर से कहते बैठ गया कि कितनी सही बात ये कह रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करूं समझने की, उस समय बड़ा स्टूडियो था, AC चल रहा था, उसने कहा आप इसमें बैठ के समझ नहीं पाएंगे गरीबी क्या होती है। लेकिन वो बात उसकी, अब इस बात को आप सोचिए 2008 या 9 की ये बात है, लेकिन मैं आज तक भूली नहीं उस बच्चे को। नहीं, सही है, लाइफ में घटित हुआ तो ज़्यादा समझ पाए। और मैं उससे भी ज़्यादा ये मानता हूँ कि मेरे दादा दादी का संघर्ष में देखता था, पापा के साथ बैठ के हम हर चीज़ को सुनते थे, और लास्ट में वो पूछा करते थे इसे क्या सीखा। पापा टीचर है तो एक ही चीज़ वो हमेशा सिखाया मुझे। मैं 2-3 घटनाएं बताऊंगा जो शायद किसी के काम भी आए। प्राइमरी में जब हम पढ़ने गए, गंगाराम जी सर्गी हो गए, टीचर थे, वो चीज़ बोलते थे कि भरत तू डॉक्टर बन जाएगा, IAS बन जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं, बोलना बैठना और बात करना सीख लेना, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। और बात करना का मतलब है अपनी बात कब कहनी है, कैसे कहनी है, किस तरीके से कहनी। तो मैं मानूंगा कि मेरा स्टूडेंट पढ़ाया हुआ है, कल यह कोई नहीं कह दे तू किसका पढ़ाया हुआ है, कहाँ का है। तो ये मेरे को नहीं, सबको प्रेयर में बोलते थे। तो वैल्यूज मुझे उस समय समझ में नहीं आती, सर सिंपल सी बात है, बोलना बैठना क्या आता है सब, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो क्या बात कह के गए। ऐसे ही एक फौज से रिटायर्ड प्रेम सिंह जी थे, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग थी उनकी, और वो एक ही चीज़ बोलते थे कि आप खुद क्या हो। जब एक अंगुली इधर करते हो ना, तो 3 अंगुली अपनी तरफ आती है। हम किसी को, आज की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, पेरेंट्स हमारे लिए कुछ नहीं करते, उस समय हमें पूछना चाहिए हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम ईमानदार हैं, क्या ईमानदार रहे हैं, क्या ईमानदार रहेंगे। खुद से कोई नहीं पूछता, बस फटाक से उठा के किसी पे आप दोषारोपण कर दो। और ज़िंदगी में सड़ाई होगी तो ढलान भी होगी, अमावस्या की काली रात है तो चांदनी रात भी आएगी, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक, सुख और दुख रहेंगे, वैल्यू बराबर रहेगी। एक 10 ग्राम सोने की वैल्यू और 10 ट्रक मिट्टी की वैल्यू बराबर है, वैल्यू बराबर है, लेकिन संख्या ज़्यादा दिखती है ना। तो बहुत सारे लोग कहते हैं दुख ज़्यादा है, तकलीफें ज़्यादा है, तो भाई आनंद भी आया होगा ना आपको, तो उसको बैलेंस करके देखो। फिर एक सर थे हमारे अर्जुन दास जी राव, मेरे पिताजी के भी गुरु रहे, और वो जब आए, हम 3री क्लास में पढ़ रहे थे, हम 18 बच्चे थे, आते आके पूछते हैं कि किताब किस किस को पढ़नी आती है। गांव में एक ही टीचर होते थे, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो हम 3 बच्चों को पढ़नी आती थी। खुश होकर खड़े हो गए, सर हमको पढ़नी आती है। हम लोग, बाकी वालों के छोटे बच्चे थे ना, दूसरों की पिटाई होती थी, बड़ा आनंद आता था, लेकिन उस दिन पिटाई हमारी शुरू हो गई। पूरे दिन पर हमको मुर्गा भी बनाया, कान भी मुरोड़े, और ये मुझे याद है उनका सेंट, हाँ भाई भरत राम अकेले अकेले पढ़ना सीख गए, बाकी को क्यों नहीं सिखाया। वो हमेशा ये कहते हैं कि आपको सीख लेते तो दुनिया को क्यों नहीं सिखाते।
तो तब से हम टीचर बन गए। मतलब तो कुछ भी हो, तो साहेब काऊखेड़ा प्राइमरी स्कूल रही हो, चित्रकपार मेरी मिडल रही, 9th मैंने हुडों की ढाणी से किया, 10वीं कवास से किया और 12वीं स्टेशन रोड बाड़मेर से किया। उसके बाद मेडिकल कॉलेज। एक अंदर था सर की बात कि कुछ भी सीख लेते हो, सीखो तो दुनिया को दूसरे को सिखा दो। सिखाओ। क्या यही कारण है कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, हिंदी इंग्लिश भी, 500 सब्जेक्ट 50 विलेजर को पढ़ाने का काम मेरा है। तो वो भी नीट लेवल का। तो स्टार्ट में जब मैं ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमाता था, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था। पापा को पता चला, उन्होंने कहा कि पैसे और तू दोनों निकल जा घर से। मेरी शादी हो गई थी MBBS के फर्स्ट ईयर में, बच्चा भी हो गया था। तो उन्होंने कहा भाई मैं पाल रहा हूँ ना, भाई मैं दे रहा हूँ ना पैसे, लेकिन ये मालिक ने, यदि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाने वाला एक आदमी तीनों नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे नीट लेवल का पढ़ाना आ रहा है, तो वो कहते हैं कि मालिक कोई न कोई हमसे सेवा कराना चाह रहा है। तब तक 50 विलेजर स्टार्ट नहीं हुआ था। और तुम फीस ले रहे हो उसके फीस ले अलाउ नहीं किया। तब मेरे दिमाग में आया बड़ी सोच कि क्या करें, और पापा रोकते नहीं, तो मैं आज कहीं पैसे कमा रहा होता, यहाँ नहीं होता। तो हमें अच्छे परिवार में जन्म मिला, भले ही गरीबी रही, किसानी रही, लेकिन संस्कार क्यों हम समाज सेवा के संस्कार भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे परिवार के, हर परिवार की अपनी एक संविधान है। हम कोई धारा नहीं जानते, आप भी नहीं जानते संविधान में कौन सी धारा है, कोई नहीं जानता, लेकिन परिवार की धारा हम जानते हैं, तो उसके जरिए हमारा निर्माण होता है। इसलिए हमारा देश अन्य देशों से महान है। हमारे पेरेंट्स जिन रास्तों पे चले हुए हैं, हमें वहाँ जाने से रोकते हैं। आज की युवा पीढ़ी को बड़ी तकलीफ होती है, हमें डांट क्यों दिया। अरे भाई, डांटने वाले मिल तो रहे हैं ना। जिस दिन डांटने वाले नहीं होंगे ना, तब दुनिया के सबसे गरीब कहलाओगे आप। तब थोड़ा सा मैं 50 विलेजर्स के बारे में समझना चाहूंगी। जैसे ये तो समझ में आ गया कि आपने कहा जरूरतमंद बच्चे, बट कहाँ से आते हैं, कितने सालों के? 2012 से अभी तक चल रहा है ना, तो 13 साल। तो 13 साल में कितने बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं? बच्चों का प्रोफाइल क्या है, थोड़ा वो बताइए। तो 2 क्वेश्चन अपने हो गए। पहला तो टीम 3 हो गए। 3 हो गया, टीम 50 का हो गया। हाँ। मेरा तो छोटा बहुत लाइफ ऐसी थी, और मैं अकेला नहीं, मैंने बताया मैं टीचर हूँ, सबकी बदौलत हूँ। और तीसरा सवाल है 50 विलेजर, क्योंकि मेरी जो पहचान हुई वो कर्म से हुई, और वो 50 विलेजर्स का नाम इसलिए रखा गया कि 25-25 बच्चे आएंगे और 50 विलेज। हर साल 25 आएंगे। 25 आएंगे 11वीं में, वो 12वीं में चले जाएंगे। हाँ। तो 50 हो गए। हाँ। तो नाम 50 विलेजर रख लिया। बड़ा मुश्किल था कि संस्था का नाम क्या रखें, क्योंकि हर नाम को कहीं न कहीं यूज किया जा चुका था, यूनिक रखना था। काफी टाइम बाद क्लिक हुआ कि नाम ठीक है। जैसे आज हम 50 लड़कियां भी ले रहे हैं, तो भी 50 विलेजर वैलिड है नाम। 50 बीकानेर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी हमारा 50 है। कल मैथ के लेने पड़ेंगे, IAS, तो ये नाम कहीं भी फिट हो जाएगा। और वहां से शुरुआत हुई। तो जब पहला बैच हमने सेलेक्ट किया, तो 42 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। तो हमने नियम क्या बनाए, एक तो वो बाड़मेर जिले का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सरकारी स्कूल का होना चाहिए, तीसरा हम एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। 3 पार्ट के मार्क्स से 10वीं में आपके 20% हो गए। जैसे 80% मार्क है तो 16 नंबर आ गए। अब 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा, उसमें से नंबर आने पर एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। जो 1 नंबर पे होगा, हम उसके घर पे जाएंगे एक टीम बना के, उसका घर का आर्थिक सत्यापन करेंगे। सरकारी हम BPL कागज नहीं मानते, क्योंकि आजकल वो खुद देखेंगे हमारा क्या, उसकी जमीन कैसी है, उसकी इनकम सोर्स क्या है, उसके रिलेटिव कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी करें उनको कहें भाई आप पढ़ाओ, हम क्यों पढ़ाएं, हम उनको पढ़ाएंगे जिनको कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो उस 42 में से हमने 25 बच्चे सेलेक्ट किए जो हमारे पास में सबसे ज्यादा गरीब आए। तो वो पहला बैच है। उनमें से उस समय केयर इंडिया आ गई थी बाड़मेर में तेल दोहन के लिए, तो मकान बड़े महंगे हो गए थे, 3,500 रुपये किराया लग रहा है। ये गुरुजी थे रेखाराम जी, उन्होंने हमको मकान दिया केवल 3,000 रुपये किराए में। तो टीचर्स क्यों मान होते हैं, फिर वापस कहूँगा, वो जगह शुरू हो गई, 25 बच्चे रहने लगे। स्टार्ट के पैसे नहीं थे, तो जब हमने इस संस्था को बनाया, तो घोषणा हमारे चौधरी वीरमाराम जी ट्रस्ट की तरफ से हुई। उनके बेटे एक्सिन साहब सोनाराम जी थे, उन्होंने कहा भाई मैं 25,000 रुपये पर ईयर दूंगा। उन्होंने 2-3 साल तक एक एक बच्चे का खर्चा दिया, लेकिन कैश नहीं आया था। तो कैश मुझे याद है, तीसरे चौथे दिन बच्चे आ गए थे, उनका स्कूल में नाम लिखवा दिया, पैसा कहाँ से लाएं। तो एक पेट्रोल पंप पे बाइक पे था, बाइक भी मेरे वो शादी वाली थी, वो बच्चों को दे रखी थी। घर पे वाइफ को पूछ ले भाई तेरे बर्तन सामान चाहिए वो रख ले, बाकी वाला उठा करके सामान कूलर वगैरह जो नहीं चाहिए थे, लाइट तीन क्या करें, वो लाके बच्चों को दे दिया। अब कैश पेमेंट नहीं था, मैं तो MBBS के सेकंड ईयर, बच्चों के लिए एक घर ले लिया। हाँ, किराए का घर ले लिया और उसकी फीस भरनी थी। तो पंकज जी नाम है, सितारा, कामधेनु पेट्रोल पंप है वहाँ पर, डॉक्टर सुरेंद्र जी के दोस्त है कि डॉक्टर साहब क्या है इतने परेशान क्यों हो, पैसे नहीं है, कितने चाहिए, 11,000। उन्होंने पहला कैश पेमेंट दिया था। वो उस समय बहुत बड़ी बात थी। मैं 48 kg वेट का था, MBBS के सेकंड ईयर में था, नाम डॉक्टर लगाता था ताकि थोड़ा सुनने में किसी को अच्छा लगे, बाकी वैसे लगा नहीं सकते थे। वो पैसा है, वहाँ से चीज़ शुरुआत हुई। उसके बाद सामने PG कॉलेज है, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, उन्होंने मिल करके कपड़ों की व्यवस्था की। फिर धीरे धीरे एक मीटिंग बुलाई जिसमें सब डॉक्टर्स आए, वो बैठ करके, उस समय हमारे पास बैठने की एक दरी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो उन्होंने सबने 11,000 रुपये दिए। तो 50 विलेजर डॉक्टर्स इनिशिएटिव
गाइडेड बाय टीचर, सपोर्टेड बाय ऑल एंड डेडिकेटेड टू लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन 2020। तो परिहर हम 25 बच्चे कहाँ के लिए, बाड़मेर के सरकारी स्कूल के, टेस्ट लिया, मेरिट बनी, घर पे जाके चेक किया, जो आर्थिक हालात में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो सेलेक्ट करके लाएंगे। बच्चा घर से दिमाग और शरीर लेके आता है, उनके कपड़े, खाना पीना, रहना सब एक किराए के मकान में हम करेंगे। स्कूल में जाएंगे, पढ़ाने का काम मेरा स्टार्ट में रहा जब केवल कुछ जैसे हेमराज जी खत्री सर है जो हमारे गुरु भी रहे हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए, वो भी आते थे। जियाराम जी बाना सर है, कभी वो इंग्लिश पढ़ाने आ जाते हैं। ऐसे कई और टीचर भी हैं जिन्हें वॉलेंटरली पढ़ाने आ जाते हैं। मैं कोटा चला जाता था, सैटरडे संडे वापस आना होता था। एक मेंटोर के रूप में हमने रखा था, पूनम नाम करके लड़का था, वो अभी भी साथ में। उस बच्चे ने बहुत संघर्ष देखा, सुबह गारासन लाए शाम को ख़त्म हो जाए, शाम को लाए सुबह ख़त्म हो जाए। तो ये स्टार्ट की स्थिति थी। जैसे मकान छोटा था, 2 रूम का था। और फिर एक मल्लाराम जी रायका आए, मैं वो अनपढ़ व्यक्ति थे। रायका हमारे होते हैं जो पशुपालक होते हैं, लेकिन गुजरात में ठेकेदारी करते थे। उन्होंने आकर के, मैंने मकान पास में तो पूछा, भाई आपका मकान है, तो बच्चों से मिले कि आप इस काम के लिए मकान दोगे तो मैं दे दूंगा। उन्होंने 2 महीने का हमारा किराया नहीं लिया। वो कैंसर के कारण सरोगी हो गए 2 साल पहले, बट वो बहुत पॉजिटिव बंदा था, एक किसान होके। फिर वो मकान 2 साल में 50 बच्चों के हिसाब से था। तीसरे साल हमारे फिर मकान 25 और लेने कम पड़ा। फिर 2 टीचर आए, रावताराम जी और मूल जी, दोनों दोस्त हैं। रावताराम जी के एक प्लॉट था जिसमें कुछ कमरे बने हुए थे। उन्होंने कहा आप काम अच्छा करें, शर्त ये इसको कंटिन्यू करो तो आप लोग मिल के कहोगे मैं लोन लेके मकान बना के दे दूंगा। टीचर महान क्यों होते हैं वहाँ पता चला। और तब से लेकर अब तक हमारे पास किराए की बिल्डिंग भी वही है। पिछले 8 साल का हमने किराया नहीं दे पाए, कर्ज था। अब कुछ मदद मिल गई, एक प्रिंसिपल मैम कमलेश सर और कुछ और लोगों ने मिलकर युवा अनस्टॉपेबल एक स्कॉलरशिप देता है, उनकी जब मदद मिली तो हम कुछ दे पाए, कुछ दे पाए, पूरा नहीं। तो एक तो ये मकान की कहानी चली। पर ये बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स के कारण आ जाते हैं, एग्जाम लेते हैं, ये चलता रहता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी रही, रिजल्ट नहीं आया 5 साल तक। जब आपने कहा 50 विलेजर के चैलेंजेस क्या रहे, रिजल्ट नहीं आया तो लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो बच्चे आते हैं 50 विलेजर्स में, थोड़ा उन बच्चों के प्रोफाइल के बारे में बताइए। अभी तक जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, किस किस के बच्चे हैं, कैसा बैकग्राउंड है फैमिली का? तो जब हम समझ गए कि 50 विलेजर में सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, बच्चे आते कैसे हैं, तो ये बच्चे बाड़मेर जिले के आते हैं, किसान के होते हैं, मजदूर के होते हैं, जिनके मदर फादर नहीं है, किसी जाति के, वो बच्चे सेलेक्ट होके आ जाते हैं। अब कुछ कहानियां मैं बताऊंगा, इससे समझ में आएगा कि क्या है। जैसे पहले बैच के अंदर एक लड़का आया था कैमरा राम करके, उसके पिताजी जो मेघवाल समाज होते हैं वहाँ के हैं, आसपास पानी नहीं, संसाधन नहीं, वो आ जाता है। एक लाखाराम करके लड़का आया, उसके फादर और 4 भाई थे, चारों ही एक्सपायर हो गए, 2 माएँ एक्सपायर हो गई। अब उस पूरे परिवार में 2 बहन भाई, 2 बहन भाई, 2 बहन भाई, इस हिसाब से बच्चे रह गए। तो इससे ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब तो कुछ हो नहीं सकती। फिर एक लड़का खेताराम करके सेलेक्ट हुआ। खेताराम भूरे की बस्ती का रहने वाला था। उसने 11वीं में आर्ट्स ले ली। आर्ट्स लेने के बाद में 63% थे, पाकिस्तान बॉर्डर पे है। वो वापस आके साइंस लेता है, 12वीं पास करता है। एम्स ऋषिकेश से उसने MBBS करने के बाद अभी वो ऑफ तो से श्रीनगर से PG कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रगल करते। एक अशोक है, उसके फादर नहीं थे, वो MBBS गुजरात से किया और अभी वो PG कर रहा है। नैम सिंह राजपुरोहित, एक रोड एक्सीडेंट में उसके परिवार के 7-8 लोग एक्सपायर हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया, मदर फादर कोई नहीं रहा। वो 3 सगे भाई और एक उनके मौसी का लड़का रहा। चारों ही बच्चे 50 विलेजर से पढ़े हैं। तो नैम सिंह जोधपुर मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS किया है और अभी वो आगे PG कर रहा है। और ऐसे एक नरेश करके लड़का है जिसने एम्स ऋषिकेश से MBBS किया, उसके फादर हमारे हॉस्पिटल आके मूर्तियों को बेचने का काम करते हैं। एक मुस्ताक करके लड़का है, मुस्ताक की 6 बहनें हैं। वो 9th क्लास से स्कूल में जाता था तो बच्चों को कहता था कि आपके कपड़े मुझे दो, मैं सिलूंगा। उससे वो परिवार को पालता था। एक गोसाई करके लड़का है जो सैटरडे संडे को FCI में जाता था, हमें ये कह के जाता था मुझे घर जाना जरूरी है, लेकिन वो FCI में जाके बोरियां खाली करने का, तो ट्रक खाली करता, जो पैसा मिलता घर दे के आता। एक सूर्य करके लड़का है जिसके दादा और फादर दोनों मेंटली रिटायर्ड है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, भाई भारती। अब वो बच्चा क्या करता है कि चारा लेके आता है, गौशाला में जाता है, देता है, पैसे मिलते हैं वापस देते हैं। साल में वो 30 बार घर पे गया। उसके फादर आ जाते थे, तुम कौन होते हो पढ़ाने वाले मेरे बच्चे को, तो हम उसको बच्चे को घर पे भेज दे कि नहीं। फिर चुपके से वो आता कि मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ। इस टाइप के हर बच्चे की अपनी एक, हाँ, हर एक बच्चे की अपनी एक कहानी है। तो जितने भी, लेकिन हमने कभी भी इसको इसलिए नहीं कहते कि नहीं हमें इनके अभावों को बेच करके हमें मार्केटिंग नहीं करनी है। तो आप अंदाज लगाइए कि 58 बच्चों के फादर नहीं है, तो क्या स्थिति। एक महादेव करके लड़का है, उसके पिताजी पहले एक्सपायर हो गए, घर वालों ने, उसके चाचा उनको अलग कर दिया। तो उसके दादाजी दादी, माँ और 2 बहनें और भाई रहे। उसके दादाजी खेजड़ियाँ होती है हमारे बाड़मेर में, उसके ऊपर आकर के पत्ते हटाते, लूम बोलते हैं जिसको, वो लाते थे। वो खेजड़ी से गिर के दादा एक्सपायर हो गए।
अब वो बच्चा 50 पढ़ करके अभी MBBS कर रहा है, तो परिवार की हालत क्या रही होगी। तो गरीबी जो आपने कहा ना कि जो गरीबी होती क्या है, तो उसको हम देखते हैं। और जो भी बच्चे आए हैं उनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पैसे वाला हो। जैसे अभी श्रवण मेरे साथ में बैठा है, इसके पिताजी बर्तन धोने का काम करते हैं। मैं भी वो श्रवण से पूछूंगी। बहुत सीधा साधा वायरल भी हुआ, कभी हमने फोटो नहीं डाला तो लोग उसको तो किस बात से बात। लेकिन श्रवण के फादर का वो सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब चिमनारायण जी सर ने कॉल करके हमारे साथ ये बधाई दी कि भी श्रवण सेलेक्ट हो गया, तो उनका सेंटेंस था कि झूठे बर्तन धोने से जिन छूटी पीछा छूटा। और फिर लोग उनसे मिलने लगे तो कहने साहब मार साहब पढ़ाई में बड़ी ताकत है, मेरे छोरो सेलेक्ट हुए, लोग मेरी इज्जत करने हो गया, मतलब मेरी इज्जत करने लग गए। आप बताइए ना अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन के बारे में। जी मैंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में की थी, रोजी नाडे से। और उसके बाद आगे रास्ता नहीं था पढ़ने के लिए, तो मैं चला गया था बालोतरा कमटा फैक्ट्री में, तो 3 महीने के लिए काम किया था। तो आगे अब सेशन भी स्टार्ट हो रहा था 11th के लिए, तो मैंने उसमें एडमिशन भी नहीं दिया था। तभी मेरे पास चिमनाराम सर का कॉल आता है कि श्रवण अभी कहाँ पढ़ रहा है। मैंने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बालोतरा कमटा पे काम कर रहा हूँ। तो कह मैं बताता हूँ ऐसे करके 50 विलेजर सेवा संस्थान बाड़मेर में एक संस्था चल रही है, उसका अभी हाल ही में के टेस्ट होगा, वो टेस्ट दे दे। तो मैंने टेस्ट दे दिया। तो उस दिन वहाँ इतने बच्चों की भीड़ से देख के लगा था यहाँ तो अपना सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो घर आ गया था। तो उसके मतलब 7 दिन बाद सर चिमनाराम जी कॉल आता है कि श्रवण अभी के कहाँ है। मैं अभी बालोतरा ही हूँ। तो कि हम आपके घर आए। तो उन्होंने वेरिफिकेशन किया, फिर वो सर चले गए घर से। तो दूसरे दिन मैं घर आया और स्कूल गया था, वहाँ से फॉर्म भरा था और मतलब वेरिफिकेशन तो पहले दिन करके चले गए थे। 10-15 दिन बाद में कॉल आता है कि आपका 50 विलेजर संस्थान में चयन हो गया। तो 11th-12th की पढ़ाई 50 विलेजर संस्थान में रह कर की थी, उसके साथ साथ नेट की तैयारी की। फर्स्ट अटैम्प्ट में चयन हुआ नहीं, तो दोबारा फिर और तैयारी की एक बार, तो सेकंड अटैम्प्ट में चयन हुआ। मेरे पिताजी गाँव में मतलब शादी समारोह होते हैं, तो वहाँ कभी कोई काम मिलता है तो वहाँ मतलब बर्तन वगैरह कोई होता है तो वो काम करते हैं। दूसरों बर्तन धोने का शादी ब्याह में। अच्छा, वैसे कोई रोजगार मतलब दूसरा कुछ नहीं है, खेती का काम है दूसरा करते हैं, दूसरा परमानेंट ऐसा कोई नहीं। अपने खेत नहीं है, अपनी जमीन में खेत है। अच्छा, खेत है, उसमें मतलब वो बरसाती खेती पर होता है, कोई शीशा की खेती नहीं है। अच्छा। और महीने के अंदर कोई 10-15 हाजिरी होती है ज़्यादा। तो आप भी जाते थे क्या पिताजी के साथ बर्तन धोने? नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया था, परंतु मैंने बालोतरा 3 महीने किया था वो उस टाइम। तो उस टाइम मेरे को पता चला काम कितना मुश्किल से होता है, तो उसी से मैंने पढ़ाई की थी। फिर अपने माता पिता का संघर्ष पता नहीं चलता ना जी, जब खुद करो। कभी सोचा था श्रवण की डॉक्टर बन जाओगे? वो तो मैम 50 विलेजर सहयोग मिला था उससे हो गया था। ऐसे तो कभी नहीं सोचा था कि सपने में भी कि डॉक्टर बन पाएंगे, क्योंकि पहले पता था कि डॉक्टर बनने के लिए महंगी महंगी कोचिंग करनी ज़रूरी होती है, उसके लिए बड़ी बड़ी बुकें होती है, वो पढ़नी पड़ती है। उतने अपने पास कोई पैसे नहीं थे जिससे कि कोचिंग वगैरह कर सके। अच्छा, डॉक्टर बनने की का ख्याल कैसे आया? बस क्योंकि टीचर्स ने कहा अप्लाई कर दो, या कभी मन में इच्छा थी ऐसी कुछ? नहीं, इतनी सर पढ़ने की इच्छा थी, परंतु ये नहीं था कि पढ़े क्या। पढ़ने के लिए अपने पास कोई रास्ता भी नहीं था, पढ़े क्या वो नहीं। पढ़ाई में होशियार थे आप? पढ़ाई में होशियार था, 10th में 97% थे। कैसे होता है ना, कई बार किसी बच्चे की अगर उंगली थाम के आप उसको सही दिशा दिखा दो। मैम ये मतलब एक श्रवण की कहानी नहीं, हर बच्चा 50 का जो है ना वो श्रवण है। अद्भुत। अब घर में सब कैसे, खुश हैं बहुत? जी मैम, अब घर में सब कुछ है। पढ़ाई कैसी चल रही है भावनगर में? पढ़ाई बढ़िया चल रही है। एक सवाल मेरे मन में आता है डॉक्टर भरत, और श्रवण के लिए भी ये सवाल है कि अब जरूरतमंद बच्चे हैं, होशियार है, सब कुछ है, पढ़ लिया चले गए, मेडिकल कॉलेज में जब गए तो वहाँ बड़े बड़े पैसे वाले परिवारों के भी बच्चे हैं जो बड़ी महंगी कोचिंग करके भी आए हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो कभी आपके बच्चों को ये लगता है कि हम इनके बराबर नहीं है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी ऐसे बच्चे आपके पास आके अपनी दिक्कत शेयर करते हैं? हाँ, स्टार्ट से करते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैम जब 50 विलेजर में आते हैं ना, तो इनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि एक तो हमारे कोई मेंटोर नहीं है वहाँ, बच्चे खुद ही खरीदारी करते हैं, खुद ही केस बुक भरते हैं, खुद ही पब्लिक डील करते हैं, गेस्ट आते हैं तो खुद बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें तो वहाँ कवर हो जाती है। उसके बाद हम छुट्टियों में एक कैंप करते हैं, समर कैंप नाम करके, तो उसमें बच्चों को पूरा पार्टिसिपेट कराया जाता है। लीडरशिप, IASओं से बात करो, उनसे मिलो, तो थोड़ा वहाँ खत्म करते हैं। उसके बाद में जो सीनियर जूनियरिटी सिस्टम होता है, जैसे श्रवण है तो श्रवण अपने सीनियरों के टच में रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं जैसे सीनियर का, टीचर्स का, तो अपनी बात को शेयर करो। और ये बात हम कहानियाँ बताते हैं, जैसे अभी ये बता रहा है हो रहा है, तो हम कहते हैं ऐसा होगा, लेकिन उस समय आपको क्या करना है। आप अलग हो, आप स्ट्रगल करके आए हो, तो आप उसको फेस करो, लेकिन अपने आप को परेशान मत करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में जो है वो किसी के पास में नहीं है। ये चीज़ प्राउड फील करना पड़ेगा। और स्टार्ट से हम कहते हैं कि कभी फील मत करो हम किसान के बेटे हैं ना, हम संस्था में भी ये फील नहीं कराने देते
कि तो आप गरीब हो, गरीब शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, आप जरूरतमंद हो, आप इंटेलिजेंट हो और आप सेलेक्ट होके जा रहे हो, और दुनिया कोचिंग करके आ रही है, आप सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट होके जा रहे हो, इसलिए आप उनसे सुपीरियर हो। ये उनका कॉन्फिडेंस होता है। और कभी आता है तो वो क्या फेज है मैम, हर आदमी को ऐसा फील होता है। अच्छे कपड़े वालों के सामने उनको लगा मेरे क्या है, उनको लगेगा ये क्या है, तो ये मेरे को फील हुआ ना लाइफ में, तो मैं इनको बता देता हूँ। जो मैंने लाइफ में संघर्ष किया वो उनके साथ मैं हर बात को साझा करता हूँ। जैसे मुझे कोई भी आदमी कुछ भी कहता है, मैं जाके बच्चों को बता देता हूँ कि देखो भाई, क्योंकि मेरा तो कोई भरोसा नहीं है कब क्या है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि कभी किसी से डरना नहीं है। इसलिए हमारे, तो मैंने कहा, टीम में प्रेरक लोग हैं, वो आकर के इसको तैयार भी करते हैं, टीचर भी तैयार करते हैं, और इससे बाहर निकलते हैं बच्चे। और अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि हमारा बच्चा किसी के कारण से कोई परेशान हो गया। सिंगल बच्चे की कोई शिकायत नहीं है। ऐसा होता है श्रवण कभी, जैसे अब जब गए और अब आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो होंगे महंगी कोचिंग वाले या है ना पैसे वाले घरों से, फिर आपको लगता है कुछ? नहीं, उससे मतलब ऐसे हम कोई कंपटीशन करते नहीं है कि वो महंगे मतलब महंगे सपने, महंगे इरादे रखते हैं, वो महंगे चीज़ यूज़ करते हैं। जो हमारे पास है वो हम उससे भी कंफर्टेबल है। अच्छा, और कभी सामने वो दूसरे लोग भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे मतलब कॉलेज में कुछ नहीं होता है कि नीचा दिखाने वाला। साइंस वाले बच्चों की एक विशेषता होती है कि वो एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। नहीं, मैंने नोट किया, सही अमीर गरीबी नहीं देखी जाती। एक आध को छोड़ तो अलग बात है, वो कहाँ होता है जहाँ जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज है वहाँ पैसे वाले लोग ज़्यादा आते हैं। ये सभी लोग 50 विलेजर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और सरकारी मेडिकल कॉलेज में या तो स्ट्रगल किए बिना कोई आता ही नहीं है। किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी का पढ़ाई का स्ट्रगल है, तो वो रेस्पेक्ट करते हैं। एक कोई घटना है, मुझे तो कोई याद नहीं आ रही मैम, तो इसलिए ये कोई चैलेंज बड़ा हमारा आया नहीं। अच्छा, ये चैलेंज नहीं आया, लेकिन और क्या क्या चैलेंजेस पिछले इतने साल में 50 विलेजर्स के साथ आए हैं? 50 विलेजर का मतलब ही चैलेंज है क्योंकि पहली बात तो जब मैंने स्टार्ट किया तो हमारे टीचर हेमराज जी खत्री सर और बताते हैं कि हम तेरे को यस इसलिए कर देते थे कि 7 साल से तैयारी कर रही है, पागल हो रखा है, इसलिए इसको नाम मत दो। उनको लगा कि डॉक्टर कैसे बन सकता है, इतना आसान है क्या वो भी, लेकिन धीरे धीरे चल पड़ा। स्टार्ट में मेरे फ्रेंड्स भी आए जिन्होंने विश्वास किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तो संस्था स्टार्ट नहीं कर पाते, विशेष रूप से पेरेंट्स का, टीचर्स का और दोस्तों का। संस्था स्टार्ट हुई तो स्टार्ट में मकान की प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो हुई। गया। अच्छा, बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे शुरू में? हाँ, बच्चे तो 11वीं से 12वीं में आना, 12वीं के बाद 2 साल तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अब लगा कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, तो सब लोग साथ से हटते गए कि अब कुछ नहीं होना। पैसे सबसे पहला था, पैसा खत्म हो गया, उधारी हो गई, सेठ ने कह दी भाई पैसे उधार हो गए, अब तो मुश्किल है सामान देना। उस समय हम हमारे जिला प्रमुख मैम थे मदन कौर जी के पास में गए, जो एक भली महिलाएं थी। मतलब महिलाओं में जब नाम लेते हैं तो एज ए हमारी माँ के रूप में कह लो, संरक्षक के रूप में कह लो, एज ए देवी का रूप कर लो। तो उनके वहाँ मार साहब कृष्णाराम जी रहते थे, उन्होंने गेट बजाया। मैंने कहा मैं डॉक्टर भरत हूँ, अकेला ही गया था। उठ के आए, बिठाया कि आप डॉक्टर भरत हो? मुझे लगता नहीं है, बच्चा सही था, श्रवण जैसा ही था मैं। पहले तो डांट मिलाई कि भाग भरा, खुद तो पढ़ाई कर रहा है, बेटी भी हो गई थी मेरी, 2 बच्चे हैं, तुम्हें तेरे पापा, आपके पापा पाल रहे हैं, ये काम करने की जरूरत कहाँ थी? मैम कर तो लिया, अब बताओ क्या करना है? तो मैं कल आऊँगी, पहले मैं देखूंगी, उसके बाद तय करूंगी क्या है। तो मैं आकर के वापस आ गया। दूसरे दिन मैं तो घर पे चला गया। भाई जी वहाँ पर पूरी टीम सहित पहुँचे, हॉस्टल को देखा, उनको अच्छा लगा, क्योंकि हमारे वार्डन भी नहीं था, क्लासें चल रही थी, बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन थे। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार से बहुत बड़ी सहयोग राशि दिलाई। मैं आंकड़ा बोलूँ तो 58 लाख रुपीज़ उन्होंने 6 साल में अपने परिवार से इधर उधर लेके दिलाया। अभी वो स्वर्गीय हो गए, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही आदरणीय रहेंगे आगे। उनके बिना संस्था आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकलती। तो तीसरा, रिजल्ट को लेके आया, रिजल्ट नहीं आया तो सब क्वेश्चन मार्क करने लग गए। और नॉर्मली क्या है, कोई एनजीओ चलता है ना, लोग कहते हैं तो पैसे कमाने वाले हैं। नॉर्मली कोई चंदा लेता है ना कि पैसे खा ही रहा है, जैसे मेरे पापा को कहना, दोस्तों को कहना, ये तो पैसे खा रहा है, मौज कर रहा है। लेकिन फर्स्ट बार रिजल्ट आया, 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, 2 एम्स में गए, वहाँ से थोड़ा हमें राहत मिली। फिर एक राजस्थान सरकार ने लैपटॉप दिया था, तो हमारे 50 विलेज के 25 बच्चों को लैपटॉप मिले। वहाँ से न्यूज़ में पहली बार आया, तो थोड़ा लगा कि हाँ बच्चे कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे, वापस कह रहा हूँ, टीचर उस समय हमारे साथ थे। टीचरों को पता था सरकारी स्कूलों के कि सर आप, डॉक्टर साहब चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो उससे हमें थोड़ा मेंटली रूप से प्रिपेयर होने को मिला। तो ये रिजल्ट बड़ा, तो धीरे धीरे करते करते चैलेंज खत्म हो गया। अभी भी आर्थिक तंगी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हमारे पास में किराए की बिल्डिंग है। 3 साल पहले कमलेश सर और प्रिंसिपल मैम पुष्पलता जी बीकानेर से आए थे, बच्चों से मिलने आए, उन्होंने देखा, तो फिर बीकानेर के अंदर उन्होंने 25 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है। अच्छा। फिर लड़कियों को, पहले क्या था, एक इंटरेस्टिंग बात, ये भी चैलेंज ही था, एग्जाम हम लड़कों का ले रहे हैं, लेकिन लड़कियां आ रही है, अब लड़कियां रख नहीं सकते, कहाँ रखें, चैलेंज था। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते? स्टार्ट में क्या टीम नहीं थी ना मैम, टीम भी नहीं, जिम्मेदारी कौन ले, तो वो एक चैलेंज था। मतलब 50 लड़कियां एग्जाम देने आ रही है, उसी 48 लड़कियां एग्जाम देने आई थी 2023 का।
तो फिर बाकी लोगों ने पूछा, अब ये लड़कियां क्यों आ रही है, सेलेक्ट तो नहीं होगी, फिर भी बच्चियां आ रही थी। तो फिर तय हुआ, मदन कौर मैम को पूछा, अब आईजी साहब महेंद्र सिंह जी है, रिटायर्ड है, वो मदन कौर जी की बात में आर्थिक रूप से उन्होंने एक नया कंसेप्ट सहयोग करने का निकाला कि जो भी बाड़मेर के वासी बाहर रह रहे हैं तो वो एक एक बच्चे का खर्चा देंगे, लेकिन रिपीट नहीं करते, हम रिपीट नहीं करते। तो उनकी वजह से भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला इस कंसेप्ट से भी। लेकिन कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर वो कर्ज बढ़ता गया, तो वो चैलेंज था लड़कियों को लेने वाला भी, वो चैलेंज भी पूरा हुआ। कहीं दूसरी जगह स्टार्ट करना चाह रहे थे तो वो भी चैलेंज पूरा हुआ। आर्थिक तंगी धीरे धीरे अब दूर हो रही है, बहुत सारे लोग अभी मदद करने के लिए आ रहे हैं, रिजल्ट वाली समस्या नहीं रही। और एक बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट था कि 15 साल बच्चे वापस आएंगे और इनको संभालेंगे। तो जो बच्चे अब मेडिकल कॉलेज में नहीं गए, नौकरी भी कर रहे हैं, तो उनका जॉब लगने के बाद वो अभी 70-80 हज़ार रुपये महीने का उनका इकट्ठा हो जाता है। वो कोई 1% देता है, कोई 5% देता है। तो 2-3 साल बाद ये 50 विलेजर सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। अब खुद का स्कूल नहीं है तो इसलिए कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाते, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, लेकिन वो पढ़ रहे हैं। तो अभी तो आपका एम सिर्फ नीट से रिलेटेड है ना, तो अभी तो और चीजें नहीं है। नीट का चैलेंज इसलिए है कि मेरे को पढ़ाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, मैथ आती नहीं, टीचर कहाँ से लाएं, टीचर की सैलरी कहाँ से देंगे, एक टीचर 1 लाख रुपए महीने के मांगते हैं, 12 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से, और 4 सब्जेक्ट 50 लाख कहाँ से लाएं, इतने में हमारे बच्चे। अभी जो पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, उसमें क्या हुआ कि 5-6 साल तक स्टार्ट में मैंने पढ़ाया, फिर एक कंसेप्ट बनाया, पढ़ाने वाला भी चैलेंज था। तो 11वीं के बच्चे को 12वीं का बच्चा पढ़ाता है, 12वीं के बच्चों को नीट वाला पढ़ाता है, फिर उसकी कॉमन क्लास प्रॉब्लम होती है तो मैं ले लेते हैं। अब एक कंसेप्ट हो गया सेल्फ स्टडी का, क्लास रेगुलर होती है, पूरे साल का शेड्यूल बन गया, प्रॉब्लम आती है तो हम लोग संभाल लेते हैं, और इस तरह से वो छोटे छोटे चैलेंज थे। जैसे सुबह बच्चे स्कूल गए, हाँ, रूटीन इनका ये है कि सुबह उठ जाते हैं, क्लासें उनकी वहीं लगती है जहाँ बच्चे रहते हैं। अच्छा, कोई अलग स्कूल में नहीं जाते? हाँ, स्कूल में नहीं जाते। जो नीट की क्लासें हैं उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनकी पढ़ाई हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। पढ़ाई की थ्योरी होगी, थ्योरी के बाद उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। रात को उल्टा सिस्टम है हमारा, रात को 11 बजे के बाद कोई जगेगा नहीं, नींद पूरी लेनी जरूरी है, और सुबह 6 बजे के बाद में कोई सोएगा नहीं। खाना बच्चे खुद बनाते हैं, सामान खुद खरीद लेना है, इनके डिपार्टमेंट उनमें हैं, टीमें बनी हुई है, सब अपना अपना काम कर, साफ सफाई से लेकर सब। हम वार्डन भी नहीं रखा हुआ है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, एक मोबाइल दिया हुआ वो भी टिकटॉक वाला है जो कीपैड है, और वो हाँ फोन नहीं होता। ये मतलब फोन इसलिए नहीं, उनका ध्यान नहीं भटके, बाकी बाद में सब सेलेक्ट होने के बाद फोन करी तो कोई बात नहीं। और जो सीनियर बच्चे पास आउट हो गए हैं वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अभी एक राहु राम करके लड़का है, वो 9th में उसकी शादी हो गई, 11वीं-12वीं में आता है तो उसके बच्चे हो गए। जब वो पढ़ रहा था, अभी वो सेकंड ग्रेड टीचर है, लेकिन 5 साल की 2 साल से जिम्मेदारी वो संभाल रहा है। हमने हमारी जिम्मेदारी उसको दे दी, भाई आप संभालो, हम आपको सहयोग करेंगे। ये भी था कि हम जिम्मेदारी देंगे तो बच्चे समझ पाएंगे। तो ये जैसे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, इस समय आपका कितना सक्सेस रेट? 100% सक्सेस है, कोई भी बस हाँ कोई बेरोजगार नहीं है। जैसे हाँ, सिलेक्ट सब हाँ, जैसे इस बार 23 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, हाँ, तो 16 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गए, तो कई लोग वापस प्रिपेयर कर रहे हैं, और बाई दी वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, घर की स्थिति ऐसी नहीं है, तो वो कुछ लोग टीचर हैं, कुछ पुलिस में हैं, एयरफोर्स में, 12वीं के बाद में कोई ग्रेजुएशन की है तो उन्होंने कोई टीचर बन गया है। आप इतना पढ़ा दे रहे हैं कि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि 50 विलेजर से पढ़ा हो और बेरोजगार हो। 140 बच्चे मेडिकल चले गए, 54 बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और बाकी अपनी अंडर ग्रेजुएशन चल रहे हैं, बेरोजगार कोई नहीं है। मैम श्रवण, आपका अगर मैं पूछूं एक्सपीरियंस, 1 साल 2 साल कितना आपने जो 50 विलेजर्स के साथ जो वक्त बिताया, वो कैसा था? 50 विलेजर में जैसे कि शुरुआत में आ गए 11th में, तो 11th में वहाँ एक कम्युनिकेटिव होती है कि 11th क्लास को 12th वाले पढ़ेंगे, और 12th वाले को PMT वाले, जो मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब 11th वालों जैसे कोई डाउट आ गया, तो पहले तो रूल ये होता है कि कोई मतलब अपने बेस में सॉल्व करो, कि सभी को पूछ लो, यदि सभी बेस वालों से नहीं हो रहा है तो आपके सीनियर के पास जाओ। यदि अगर सीनियर को यदि बाई चांस सीनियर से भी नहीं होता है तो मतलब 12th वालों से जैसे नहीं हुआ, 11th वालों का डाउट सॉल्व, तो जाते हैं PMT वालों के पास। यदि PMT वालों से नहीं हो तो ऐसे कोई 1-2 कोई कॉमन डाउट रहता है, तो वो सर आते हैं संडे को, उस दिन सॉल्व करा देते हैं। श्रवण, एक बात बताओ, आप जब 50 विलेजर्स में आए, इस संस्था से जुड़े, जी मैम, आपने क्या सीखा, या आपके अपने एक्सपीरियंस, या आपकी सोच, या आपकी ज़िंदगी? भाई ज़िंदगी बदली तो सबको समझ में आ रहा है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन और बाकी चीज़ें, आपके अनुभव वहाँ कैसे रहे? मैम 50 विलेजर में सबसे बड़ी मैंने बात ये सीखी थी कि मतलब जातिवाद से हटकर ऐसे इंसानियत के साथ, मानवता के साथ जो भी करो अच्छा करना है। वाह, ऐसे इंसान मतलब डॉक्टर बनो या ना बनो, पहले ऐसे इंसान बनो, बोलना बैठना बात करना ये सीखना है, मतलब किस टाइम क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, कहाँ पे कैसे मतलब बात करनी है वो। और 50 विलेजर में सबसे अच्छी बात ये मैंने सीखी थी, मतलब जो भी काम होता है वो सेल्फ करना, क्योंकि 50 विलेजर संस्थान में जो भी काम होता है उसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट बन रखे, प्रत्येक डिपार्टमेंट का मंत्री होता है,
अच्छा, उस डिपार्टमेंट में मंत्री। जी में तो वो मंत्री होता है, वो मंत्री हैंड ओवर करता है। जैसे अकाउंट का काम है, सेफ बुक का है और खाना बनाना है। अरे वाह, तो सब बच्चे अपना खुद मैनेज करते जी मैम। और खाना बनाने में क्या होता है कि 7 दिनों के अंदर प्रत्येक बारी लगती है कि 7 लोगों का ग्रुप होता है कि वो मंडे को ये बनाएंगे, ट्यूसडे को ये बनाएंगे, वेसनडे को ये बनाएंगे। तो ऐसे ग्रुप वाइज खाना भी बनाते सब हैं। लड़कों को खाना बनाना आता है? जी मैम। एंड दूसरा हॉस्टल में कोई भी वार्डन नहीं है और जो भी होता है वो सेल्फ ही करते हैं सारा काम। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नीट की तैयारी नहीं करा रहे हैं, आप जिंदगी की तैयारी करा रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है मैम, क्योंकि एक गाड़ी है जिंदगी, एक टायर में हवा भरेंगे ना तो 3 पंचर रह जाएंगे, कितनी भी महंगी है वो स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो ये बैलेंस है तो वो सब कुछ सीखेंगे ना, एक पारदर्शिता रहती है। इन बच्चों को पता चलता है कि भाई जैसे 29 मंत्रालय अभी, उसका एक मिनिस्टर होता है, उसका एक सेक्रेटरी होता है, एक असिस्टेंट होता है, तो वो चेंज होते हैं, ऐसे नहीं कि साल भर वही रहेगा। और ये मिनिस्ट्री बच्चे खुद तय करते हैं, रोटेट भी होना चाहिए, नंबर भी आना चाहिए। मान लीजिए अभी किसी बच्चे ने अनुशासनहीनता की, वो हमारे तक बात नहीं आएगी, तो वो इनकी कमेटी बैठेगी और कमेटी उनको रिटर्न में कहेगी, गाइड करेगी। हम तक बात आती ही नहीं है कुछ भी। जैसे पैसा आ गया ना, तो पैसा हम लोग नहीं खर्च करते, सर्वंट दर्जा हमारी टीम में से हमने कभी पैसे के हाथ ही नहीं लगाया। जो चेक पे सिग्नेचर अथॉरिटी है उस सिग्नेचर करके खाली चेक बुक दे देते हैं। बच्चे जाके किसको कब पैसा देना है, कैसे देना है, ये बच्चे तय करते हैं। जैसे केस बुक भरती है तो हर बच्चा अपना अपना डिपार्टमेंट की अलग अलग केस बुक भरता है, फिर उनकी कॉमन केस बुक बनती है, फिर इनकी फेयर बनती है, और ये भी करेंगे, फिर सीए उनसे फेयर करता है। तो इससे क्या, हर बच्चे को केस बुक भरनी आ रही है, उनको पता है डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, चेक बुक भरनी कैसे है, उठाना कैसे है, खाना खरीदना कैसे है, सामान कैसे खरीदना है। अब जो भी गेस्ट आते हैं तो उनका एक इन्विटेशन की लाइन बनी हुई। 15 साल में जो हमारे मेहमान आते हैं, जब भी फंक्शन होगा ना तो उनको पूरी लाइन से कॉल जाता है वापस कि सर हम मेहमान नहीं होते, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं कि सर अपना प्रोग्राम है, आपको आना है। कभी किसी बच्चे के साथ खराब एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि देखिए 100 अच्छे होंगे, एक आध कभी होता है कि कोई बिगड़ा निकल गया, या नशा कर लिया या चोरी कर ली सामान, ऐसा कुछ हुआ? मैम नशे की प्रवृत्ति तो नहीं सुनी मैंने कभी शिकायत, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आए जिनको क्रिकेट खेलने की आदत होती है। हम लोग 50 विलेजर में क्रिकेट अलाउ नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा गेम है जो बच्चे का टाइम वेस्ट करता है। हाँ, मैं मानता हूँ, बाकी गेम खेलिए, प्रतिबंधित है। तो कई लोग इसलिए छोड़ के चले गए कि क्रिकेट नहीं खिलवा रहे हैं यहाँ। दूसरा, बिना पूछे बाहर आना जाना अलाउ नहीं है। किसी ने किसी पर जातिवादक शब्द या कुछ कर लिया तो हमें अलाउ नहीं है। ये हालांकि हर जाति के बच्चे रहते, कभी भेदभाव आया नहीं, कभी कोई चैलेंज नहीं आया। हाँ, अनुशासनहीनता किसी बच्चे ने की, मान लीजिए कहा भी ऐसा काम करना, तो कि मैं काम करने थोड़ी आया हूँ यहाँ, मान लीजिए ऐसा कह दिया एक बार, तो उनकी कमेटी बैठ गई, उसने नहीं सुधार किया तो उन्होंने बच्चों ने अपने स्तर पे उसको घर भेज दिया परमानेंटली, हमेशा के लिए। अच्छा, ये उनको पावर है, इनकी संसद बैठती है तो 100 से रिजल्ट पास होता है। मतलब या तो 100 के 100 विरुद्ध होंगे, एक भी कहता कि नहीं मेरी जिम्मेदारी, मैं इस बच्चे को गलती नहीं करने दूंगा, तो भी उसको घर नहीं भेजेंगे। लेकिन पूरी की पूरी उपस्थिति के नहीं, अब ये नहीं मान रहा है तो उसको घर भेज दो। ये आप दोनों ने ना जाति शब्द का जिक्र किया, जाति और मैं धर्म की भी बात करूंगी कि कई बार इसमें इतना आजकल मीडिया में भी इतना सब होता है, पॉलिटिशियंस भी हमारे उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आपके बच्चों के बीच में कोई अपर कास्ट वाला, लोअर कास्ट, और ये ऊपर ऊंची जाति नीची जाति, ये चीज़ ना उठे, हिंदू मुसलमान ना हो, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं? ये मैम 50 विलेजर फर्स्ट रूल भी यही है कि मतलब कोई भी किसी को जाति नहीं पूछेगा। अच्छा, फर्स्ट रूल ये बट कई बार तो गाँव में तो नाम से पता चल जाता है किस जाति का बच्चा है। इसमें जो हमने, हालांकि हमें कुछ समस्या नहीं आई। बात क्या है कि दुनिया जैसी देखती है, जैसे मैं जाट हूँ, जाट के घर पैदा हुआ, मैं हिंदू हूँ, मुझे जैसा बताया गया मैं वैसे बन गया ना। तो ये बताता कौन है? बड़े लोग। लेकिन मेरे परिवार में हिंदू भी बैठता था, मुसलमान भी बैठता था, तो मेरे घर में हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। और मेरे टीचर्स ने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं, कभी जातिवाद किया नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, तो मेरे पास असर ही नहीं हुआ। ये हम जैसा करते हैं, देखते हैं, वैसा हो गया। परिवार तो मतलब आप लोगों के बच्चों में आपस में कोई बातचीत नहीं होती? बच्चे, हाँ, मैं बताऊं, मैं जातिवाद पर कोई ऐसे है ही नहीं। जैसे कोई बच्चा पूछ लेता है, मान लीजिए पूछ लिया कि आते हैं बाहर से कि किस जाति के, तो हमारे 3 स्टेप है। जैसे पहली बार पूछोगे तो बच्चा गर्दन नीची करेगा, दोबारा पूछोगे तो सब बच्चे एक साथ इस कंडीशन में हो जाएंगे, और तिबारा जिक्र किया तो बच्चे उठ के चले जाएंगे। ऐसी एक बार घटना हुई है। अच्छा, हाँ, कोई बाहर से आ गए, कोई मेहमान आए, मैं नाम जिक्र नहीं करूंगा। उन्होंने अचानक अपनी बात को रखना शुरू किया और जो कुछ भी कहना शुरू कर दिया, तो हमारे स्टेप हो गए। उनको लगा भी मेरी बात को ये क्या कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, उठ के चले गए। जो उनको लेके आए उन्होंने कहा यार बच्चे आपके उठ के बीच में चले गए। मैंने कहा आपने कोई लाइन से हट के बात की होगी? कि हाँ की। तो भाई पॉलिटिशियन टाइप होंगे? नहीं, पॉलिटिशियन नहीं थे, है तो वो वॉलंटियर थे। उनको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं हम ये करते हैं, वो कर, कई बार आता है ना सुनाता है, वो बच्चों को सुनना नहीं होता है, फिक्स है। पूछना तो बहुत बड़ी बात है, बच्चे इस बात को सुनेंगे भी नहीं। अच्छा, आप ये सारे नियम बच्चों को श्रवण, जब तुम आए
तो ये सारे नियम तुमको कब बताए गए कि तुम्हें ये जाति धर्म नहीं करना है, किसी का धर्म ये सब नहीं करना है, ये कैसे, ये ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना, मतलब क्या डूज एंड डोंट्स कब बताए गए? जैसे कि आज फर्स्ट डे आया है तो उसमें क्या होता है 10-15 दिन तो मतलब 1 महीना तो शुरुआत पढ़ाई करनी नहीं है संस्था के, मतलब वहाँ पढ़ाई नहीं करनी है? ये 1 महीना पढ़ाई करनी नहीं है। अच्छा। कि आपस में घुल मिल कर एक दूसरे से बातें करो कि मतलब कौन से गांव से आया है, कैसे मतलब उनके बारे में जानो, उनके वही है। अच्छा, और उसके बाद उसमें ही ये सब समझा दिया जाता उसमें है? समझा दिया, मतलब 1 महीने के अंदर धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट डे आए तो उस दिन बता दिया कि कोई भी किसी को जाति नहीं बताएगा, मतलब कोई पूछेगा तो यदि बाजार में जाते हैं, बाहर जाते हैं, कोई पूछ लेता है, लोग तो पूछ भी लेते हैं कि कौन सी जाति का, तो वो जाति एक नाम बताते हैं कि गांव में तो अभी भी बहुत है ना जातिवाद। हाँ, तो वहाँ बाहर जाते थे एक ही मतलब आंसर था कि 50 विलेजर। अच्छा, कौन सी जाति के हो? 50 विलेजर्स। क्या बात है, वाह। तो मैम इसका क्या है स्टेप है, जैसे हम लोग जो पहले कॉमन एग्जाम होता है ना, तो बच्चे के साथ अभिभावक को आना जरूरी होता है। तो हमारी संस्था के नियम क्या है, हम बताते हैं कि भाई इनमें से हम 25 ही सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे मेंबर नहीं हो, आपको हेल्प चाहिए तो बाकी बच्चों को भी मदद करते हैं, और जो ज़्यादा गरीब होगा उसको सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट्स को पहले दिन से समझ में आता है कि संस्था है क्या, वो हमारे टीचर्स बता देते हैं, बच्चे बता देते हैं। फिर बच्चे सेलेक्ट होकर आते हैं तो उनके साथ फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर हम बैठ के बताते हैं कि भाई हम ये आपको सुविधा देंगे, ये करेंगे, आपको कैसे आना है, कैसे जाना है, बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। तो एक कॉमन मीटिंग होती है परिवार की तरह, एक साथ बैठते हैं। उसके बाद बच्चों को हम 1 महीने तक कहते हैं आप आराम से एक दूसरे को समझो, साइंस को समझो, बेसिक पढ़ो। उसमें हम किताबें लाइब्रेरी रखी वो पढ़ो, सीनियर को पढ़ने का तरीका सीखो, सोने का तरीका सीखो। 1 महीना लग जाता है। फिर वो बच्चे आते हैं तो घर से याद आती है, तो 15 दिन तक तो हमको शुरू नहीं करते। पता चला जैसे 5 बहनों के बाद 1 भाई है, अब उसको घर की याद है, घर जाएगा, तो वो घर भेज देते हैं उसको, घर आना जाना रहे। 15 दिन तक हम पढ़ाई को कुछ भी शुरू नहीं करते। पहले हमारे इन बच्चों का बौद्धिक विकास जरूरी है, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। फिर वो संस्था के सिस्टम को समझे, उसका दिमाग संस्था को अडेप्ट कर रहा है, और नहीं 2-3 साल वहाँ पे बिताने हैं तो उस वहाँ हाँ, के तो वो नियम अडेप्ट करता है, वो रुकता है, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। तो अब जो रह गए ना, अब हम उन पे काम करना शुरू करते हैं। ये एक तरीका होता है। अब ये बच्चों का अपना एक परिवार बन गया होगा, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो एक कितना बड़ा एक कम्युनिटी बन चुकी है। 500 के आसपास हो गए। 500। और ये लोग सब टच में रहते हैं? हाँ, एक दूसरे के टच में रहते हैं। बताओ तुम्हारा क्या सिस्टम कैसा है, बताओ। जी मैं मतलब जो भी सिलेक्ट हो गए हैं हाँ। तो अब हमारे को जैसे कि कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में कैसे आगे की एक्टिविटी पर ध्यान देना है, वो सारे मतलब जैसे कि पहले पास आउट सीनियर है वो बताते हैं। तो कॉमन ग्रुप बन रखा है, उसमें सारी जो भी मतलब न्यूज होती है वो सब उसमें सीनियर ही हैंडल करते हैं। तो आपके कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे 50 विलेजर्स के जो डॉक्टर बन के मतलब कितने साल हो गए, तो मतलब MBBS MD MS कुछ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो 50 विलेजर्स से बच्चे पढ़े हैं, पास आउट होने के बाद में MBBS कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट होने के बाद में 6 बच्चे अभी PG कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, और 2 बच्चे अभी सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं JRC कर रहा है, 11 बच्चे अभी इंटर्न में। तो पिछले 3 साल से, क्योंकि MBBS का 11वीं 12वीं, फिर नीट की 2 साल तैयारी, फिर 5.5 साल MBBS के, फिर 3 साल PG के, तो ये लगभग 12-13 साल का प्रोग्राम हो जाता है। बहुत लंबा, डॉक्टर बनने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तभी तो पेशेंस चाहिए था। तो वो बच्चे वापस जुड़े हुए हैं। एक मैम अभी तक हमने किसी भी बच्चे को सम्मानित नहीं किया है। अच्छा। वो कारण ये है कि हम मानते हैं कि बच्चा MBBS में गया तो वो पढ़ने गया, डॉक्टर थोड़ी बनाए। अभी वो MBBS कर रहा है और उसको वहाँ भी अच्छा करना पड़ेगा आगे। हाँ, अभी वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद में जाकर के गांव में सेवा करो। जिस दिन आप गांव में जाके सेवा करोगे, लोग कहेंगे कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए, तब हम मानेंगे हमने पहला डॉक्टर बनाया है। अभी हमने पढ़ाया है, बनाया थोड़ी ना है। डॉक्टर बनना अलग चीज है। क्या बात है, पढ़ाया है, बनाया नहीं है। हाँ, तो फर्क है। अद्भुत। हाँ, ये अभी कोई बच्चे हैं आपके जो गांव में जाके सेवा कर रहे हैं? अभी तो PG वो सेलेक्ट हो गए, PG में चले गए। हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब में अभी लगा है जस्ट 2 महीने पहले एक लड़का। तो वो काम करके मतलब अपने भारत में पहचान, जैसे आपने पूछा धर्म और जाति का, हम अभी क्या कर्म से पहचान नहीं बना। हम तो कृष्ण ने तो कर्म का कहा था, हम कर्म प्रधान। जैसे हम आपको कर्म के कारण जानते हैं, तो 50 विलेजर के कर्म के कारण हम यहाँ पर है। श्रवण अपने कर्म के कारण यहाँ पर है। जिस दिन हम कर्म को प्रधान मानेंगे ना, उस दिन जाति धर्म चीजें खत्म हो जाएगी, और उसकी पहल तो पढ़े लिखों को करनी होगी। हमारा एक सर्वे है कि 90% को तो दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 7% है कुछ भी करो नेगेटिव ढूंढेंगे, 3% है जो उसमें सकारात्मक ढूंढते। तो ये दुनिया इतनी खूबसूरत है 3% से, तो अंदाज लगाओ ये 3.5 या 4% होगी तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वो खूबसूरती आप डालने की कोशिश हाँ, लेकिन मालिक का शुक्र है कि जो हमारी टीम है, लोग हैं, सब पॉजिटिव हैं, सब ने संघर्ष किया होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गर्व सब करते हैं हम कौन क्या है, लेकिन उनके दिमाग को कोई दूसरा नहीं चला सकता। टीवी है, बच्चों को टीवी देखने को मिलता है? एंटरटेनमेंट क्या है फिर? क्योंकि पूरे मैम टीवी है, वो टीवी क्या होता है कि जैसे टेस्ट हो गए तो टेस्ट नाइट को टीवी देखो, उस दिन एंजॉय करो।
जिस दिन टेस्ट है उस दिन शाम को, मतलब टेस्ट देने के बाद? टेस्ट देने के बाद टीवी देख सकते टेस्ट मतलब अपने सेंटर का टेस्ट, 50 विलेजेस। मतलब वो शेड्यूल का टेस्ट होता है नहीं, हाँ, तो उसके तो बाद अच्छा, सब लोग क्या देखेंगे, कौन तय करता है? वो तो मतलब कॉमन पूछते हैं भाई, जिसमें मतलब ज्यादा बहुमत हो जाता है वो देख लो। ये फ्री हैंड है। अच्छा, तो इसमें मनोरंजन झगड़ा नहीं होता, ये देखेंगे ना, नहीं, ये नहीं देखेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। झगड़ा का तो सुना नहीं, मेरे तक तो कभी शिकायत आई नहीं। कभी बच्चों का आपस में झगड़ा? श्रवण, तुम कितने साल रहे वहाँ, कभी झगड़ा नहीं? 4 साल रहा था। 4 साल। कभी 4 साल में 2 लड़कों में झगड़ा, 3 लड़कों में झगड़ा? नहीं, झगड़ा तो मैम नहीं होता है, क्योंकि वो है नहीं मेंटोर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, इन लोगों का ना देख के मुझे एक बात समझ में आ रही है, जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि प्रोसेस बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल्स पर कभी सिस्टम नहीं बेस होना चाहिए, प्रोसेस पे होना चाहिए। कि डॉक्टर भरत वहां नहीं भी हो तो सिस्टम कोई चलना फर्क चाहिए नहीं ना, वो पड़ना प्रोसेस, क्योंकि अगर आपने सेट कर दिया है किसी भी संगठन में, संस्था में, वो चीज बहुत जरूरी देश का स्थायी निर्माण, हम कलाम सर को पढ़ते थे, उन्होंने विजन 2020 में लिखा है कि हम संस्थाएं बना देते हैं। भारत में जितनी सारी संस्थाएं हैं सोशल वर्क की, उसमें एक अध्यक्ष बन गया, एक सचिव बन गया, मेंबर बन गए, अब वो केवल संस्था उसके आसपास रह गई। और संस्था का मूल उद्देश्य क्या है, उसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। पूछोगे तो वो जवाब नहीं देंगे। हालांकि पैसा उसमें पब्लिक का लगता है, पैसा सरकार का लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। तो हम लोगों ने पहले से तय कर लिया कि संस्थान का अध्यक्ष सचिव रखेंगे नहीं, हम पैसे के हाथ ही नहीं लगाएंगे, जो करेंगे बच्चे करेंगे। हमारा जवाब रिजल्ट है। बच्चे गीत गाते हैं, आप आओगे तो बहुत अच्छे गीत सुनाएंगे, और जो भी एंटरटेनमेंट करें, उनको 1 घंटे बैठिए, चुटकुले सुनाइए, गीत गाइए। किताबों में, लाइब्रेरी में बुक्स बहुत सारी है, किताबें पढ़िए, राजस्थानी कल्चर की बात करिए, है ना। पास में खाली प्लॉट है तो वहाँ कबड्डी खेल लेते हैं, और खुद काम करते हैं तो मनोरंजन हो ही जाता है भाई। जो 7 दिन में खाना बनाना मनोरंजन हो गया, सफाई हो गया मनोरंजन हो गया। तो वो इनको कहीं न कहीं फ्री ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं परेशान हो रहे हैं। और पढ़ाई में क्या, इनमें प्रेशर नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपको नहीं इच्छा है तो जाके सो जाओ। किसी बच्चे को जगने का नहीं कहते, सोना जरूरी है मेरे यहाँ, पहले दिन से कहता हूँ। आपकी नींद पूरी होगी तो ही आप स्वस्थ रहोगे। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ होगा डॉक्टर भरत की, बहुत लोगों ने कहा होगा कि क्या पागल बने, क्यों कर रहे हो ये, क्या जरूरत है, अपनी नौकरी करो, अपना प्रैक्टिस करो। हाँ, ये प्रारंभिक दौर से लेकर अब तक चीज़ें चलती है। वक्त के साथ क्या होता है, चैलेंज बदलते हैं। मैं मेरे घर से बताऊँ, मेरे दादा और दादी कहते थे पानी की बड़ी समस्या थी। पापा के आए तो कहा भी पढ़ाई के साधन नहीं थे, आने जाने के साधन नहीं थे। मैं पढ़ रहा था तो कह रहा मेरे को गाइड नहीं था, अच्छे स्कूल नहीं थे। और मेरा बेटा कह रहा है कि मोबाइल पढ़ रहे थे, मैं मोबाइल से दूर रहा। तो हर जनरेशन के चैलेंज हैं, चैलेंज कभी खत्म नहीं होने, उनको ही हमें फेस करना पड़ेगा। कई लोगों को डॉक्टर भरत के नाम से जाना जाता, तो उनके दिमाग में ये था कोई बड़ा डॉक्टर होगा, बड़ा बुढ़ा सा होगा, तो कहता है वो कोटा रहता है, बहुत सारे पैसे लाता। मेरे को ही कई बार लोग मेरी कहानियां सुना रहे हैं, जैसे अपन बैठे हैं बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर है संस्था में, अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया है, न संस्था के बारे में रूल पता किसी को, पड़ोस में बैठा फिर भी वो भी कहानी कर रहा है। और एक बार ट्रेन का रियल हादसा है, मैं बच्चों को पहली बार नीट का एग्जाम दिलाने ले जा रहा था, एक टीचर थे, वो टीचर वो मुझे ही मेरी कहानी सुनाना, एक डॉक्टर भरत है, दुकान लगा रखी है, पैसे खाता है, लोगों को कुछ देता नहीं है, ये करता है, कुछ रिजल्ट अभी तक आया नहीं, ऐसे करते करते 150 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। और वो मेरे बच्चे सुन रहे हैं सब, मैंने सबको कहते नहीं बोलोगे नहीं, रियल घटना बता रहा हूँ। ये समंदड़ी एक जगह रेलवे स्टेशन में हमारी बड़ी फेमस है पूड़ी और सब्जी, मैं बच्चों के लाने उतरा तो किसी बच्चे ने कह दिया जिनको कहानी बता रहे हो ये यही है, और मैं तो लड़का सा ही था। तो मैंने कहा सर आपने 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप 1 घंटे से आप संस्था के बारे में बता रहे हो, आप और आप अपने हिसाब से तो कह रहे हो, कम से कम एक बार संस्था के बारे में पता तो करते, जिसके बारे में बता रहे हो मैं वही हूँ। आपकी पढ़ाई के तरीके में, अब जैसे क्या होता है ना आजकल, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़े बड़े टीचर्स के नाम हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो फिर चाहे आईटी में सिलेक्ट हो रहे हो, चाहे मेडिकल में सिलेक्ट हो रहे हो, या दूसरी नौकरियों में। सबकी एक यूनिक स्टाइल होती है कि ये सर ऐसे पढ़ाते हैं, ये सर हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं। आपकी क्या कोई यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग है, या श्रवण बताएंगे ये बात? श्रवण, क्या क्या किया इन्होंने ऐसा कि आप सिलेक्ट हो गए? जी मैम, सर तो मतलब कॉमन डाउट होते हैं वो भी सॉल्व करवाते हैं। अच्छा, कि संडे के डे क्लास लेते हैं, और कॉमन डाउट जो ज़्यादातर हम सॉल्व खुद ही कर लेते हैं। मैंने खुद ने नीट की तैयारी की है, तो मुझे ये पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना कैसे है। और मज़ेदार बात यह है कि फिजिक्स में भी अलग अलग टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और टॉपिक में भी अलग अलग हेडिंग को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। आप एक तरीके से किसी को पढ़ा ही नहीं सकते। और मैं कई टीचरों से पढ़ा हूँ, तो जो टीचर अच्छा पढ़ाता था तो मैं वहाँ से सीख गया, अच्छा ऐसे पढ़ाना, तो मैं उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो वो जब इनके सीनियर बच्चों ने उसको अडेप्ट कर लिया कि इसको ऐसे पढ़ने से समझ में आएगा, तो ये उनको मिल गया, तो इनको पता ही नहीं चला कि वो कैसे ट्रांसफर हो गया। मैं मोटिवेशन में विश्वास नहीं करता। पढ़ाई क्या है पता है, पढ़ाई के 3 फेज है। सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी करो, ताकि पता चले कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। एक साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, और एकदम हम सीख भी नहीं सकते। दूसरी बार क्या करो, तो आप उसके बारे में सोचिए कि हमने क्या पढ़ा है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन करिए, फिर बड़े क्वेश्चन करिए। हो कोचिंगों में क्या रहा है कि सिंपल चीज़ को भी एक बार पढ़ा देते हैं, हार्ड को भी एक बार। कोई भी बच्चा एक बार में सब चीज़ें नहीं सीखता,
उसको फेज वाइज सिखाना पड़ता है। तो इनके मैं स्टार्ट से बोल देता हूँ कि पहले आप क्या करोगे, पूरा चैप्टर पढ़ोगे, अंडरलाइन कर लेना, न्यू वर्ड्स को लिख लो, ये 5 स्टेप है। न्यू वर्ड्स लिखने के बाद में फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ आप खुद, उसके आंसर नहीं लिखने हैं। उसके बाद में क्या करो, एग्जाम्पल को 5 टाइप सॉल्व करना है। अभी तो हमने पैटर्न बना रखा, बच्चों को पूछते तुम्हें कैसे पढ़ना है, कि सर हम पहले सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ेंगे, दोपहर को केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नाइट को बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लो, उसके 3 घंटे कर लो, 1 घंटे की थ्योरी, 1 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1 घंटे का डाउट क्लियर। तो इस तरह से जो एज चाहते हैं बच्चे, मैं उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ। हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, कोई बोल के पढ़ता है, कोई रट के पढ़ता है, तो उसको मना नहीं करते। तो कोचिंगों में क्या हो रहा है, वो एक जैसा कर दिया, एक जैसा कर दिया और बच्चे का टेस्ट खत्म कर दिया। तो बच्चा सोचता है मुझे ऐसे पढ़ना है, जैसे ये नहीं पढ़ना, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा फील कर रहे हैं। हालांकि कोचिंग का फायदा क्या है कि आपको बना बनाया मिल गया, आपका टाइम बच जाता है। और हम 50 विलेजर बना बनाया नहीं देते, खुद ही खेती कर, खुद ही बाजरे काट, खुद आटा तैयार कर, खुद खाना बना, तो उनको सब प्रोसेस पता है। तो एग्जाम आते हैं उनको पता है ये करना है। अच्छा श्रवण, एक बात बताओ, आप घर में माता पिता के लिए अब अभी वो वही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें पैसा कमा के तो दे नहीं रहे हो, तो अभी घर की स्थिति वैसी ही है, अभी तो मैं वैसे ही है। लेकिन अब उनको एक उम्मीद जागी होगी ना कि हमारा लड़का कुछ कर लेगा। तो अपने माता पिता के बारे में बताओ, उनको जब ये पता चला कि लड़का डॉक्टर बनेगा तो क्या रिएक्शन था? तो मैं उन बहुत खुशी हुई थी कि घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा और 2 बहनें और 1 भाई। 2 बहनें, अब वो लोग भी पढ़ रहे हैं सब? जी मैम। तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से परिवार की स्थिति बदलेगी, गांव के आसपास लोगों की सोच बदलेगी, क्या होगा अब तुम्हारे एक डॉक्टर बनने से? परिवार की स्थिति बदलेगी और गांव में भी सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि गांव का पहला डॉक्टर ही हूँ। अच्छा, गांव के पहले डॉक्टर। एक मैं बताऊँ, मैं श्रवण की ये बोल नहीं पा रहा है, तो हम नॉर्मली हम लोग कभी किसी बच्चे के घर नहीं जाते दिखाने के लिए। रिजल्ट आया तो एक मीडिया के प्रभारी थे, उन्होंने कॉल आया कि नहीं डॉक्टर साहब घर जाके मुझे फ़ोटो भेजो और अभी लगाना है। ठीक है, तो पहली बार हम गए, फ़ोटो लेने गए। जब गए तो इनके एक अच्छे मकान है, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा, जिसमें वो ऊपर डालना पड़ता है, छंज बोलते हैं, वो बारिश से पहले तैयार करते हैं। उनके वो बनियान में उनका फादर और ये सब लोग काम कर रहे होते हैं। वो वीडियो वहीं का है। आसपास के बच्चे आए दौड़ के, तो मिठाई लेके गए थे। और हमारे गांव में क्या होता है, कोई आता है तो बच्चे आ जाते हैं और उनको मिठाई मिल जाए। मेरे को बनाना तो उस बच्चों की मिठाई खाते हुए था कि देखो एक बच्चा सक्सेस हुआ है ना, कितने बच्चे खुश हैं। तो ये अभी बच्चे छोटे मिठाई खाएंगे, बड़े होकर सोचेंगे भी हमें भी ऐसा करना था। वो भी वीडियो वायरल हो गया फिर। तो कहानी सभी बच्चों की। आपका क्वेश्चन था कि बच्चे क्या करें, आज भी बच्चे में घर पे जाके काम करते हैं। चाहे 50 में 11वीं में पढ़ रहे हो, चाहे सक्सेस हो गए हो, क्योंकि गरीबी से निकलने में 15 से 20 साल लगते हैं। उनको पहले अपना घर बनाना पड़ेगा। डॉक्टर बन गया है, एक नौकरी कर रहा है, तो फिर शादी ब्याह में खर्चा करना पड़ेगा। फिर जो उधारी हर के परिवार पे छोटी बड़ी उधारी है वो चुकानी पड़ेगी। तो किसी भी व्यक्ति को एक पीढ़ी लग जाती है गरीबी से निकलने में। ये सभी बच्चे जो 50 विलेजर में आए हैं, ये अपनी अपनी उस पीढ़ी की पहली पीढ़ी है जो निकाले। 10वीं पास किया उनके घर में, ये वो सब बच्चे हैं। फर्स्ट टाइम है जिन्होंने 10वीं पास किया है। पास करने के बाद बच्चे डॉक्टर बन गए। जब से मानव सभ्यता बनी है ना, तब से लेकर इनके घर में कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है। और पक्का मकान किसी का है तो वो भी प्रधानमंत्री आवास का या मुख्यमंत्री आवास का है। ज्यादातर लोगों को यदि लाइट कनेक्शन भी मिला है तो वो उसके जरिए मिला है। तो केवल ये चैलेंज नहीं था कि बच्चों को पढ़ाना। अब आगे MBBS कर रहे हैं तो इनकी फीस भरने की व्यवस्था भी रहेगी। इनके घर पे अब काम होगा तो पैसा भी नहीं चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तो ये लोग कोई न कोई मदद कर रहे हैं। ये एक टीम वर्क है। स्टार्ट का क्वेश्चन था कि ऐसे काम टीम से होते हैं। टीम से, सही बात है। चलिए, तो वहीं घूम के टीम से शुरू होकर टीम पर आ गए हैं। तो अब क्या सपना है श्रवण, क्या बनना है? डॉक्टर मतलब स्पेशलाइजेशन करना है या सिर्फ MBBS करना है? नहीं मैम, MBBS के साथ स्पेशलाइज करना है। किस में करोगे? न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन बनना चाहते हो? अरे वाह, तो उस हिसाब से मेहनत चल रही है। जी मैं अभी शुरुआत की है। चलिए, और अब टीम 50 या 50 विलेजर्स का आगे का क्या? मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि 50 विलेजर जब स्टार्ट होता है और वहाँ की कहानी समझ ली क्या स्थिति है, तो मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ आपके मन से। हमारा स्वार्थ ये है कि हम बाड़मेर जिले के लिए कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हर जिले पे एक ऐसी संस्था बने जिसमें जिनके पास बहुत सारे लोगों के पास पैसा है और वो पैसा देना भी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं वो अपने मदर फादर के नाम का, दादा दादी के नाम का, नाना नानी के नाम, उनको याद करने के लिए इस टाइप की संस्था को बनाएंगे। एक मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, हमारी टीम के बिहाफ पे काम संभाल हम लेंगे ताकि ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद हो। हमारा समाज क्या करता है, कोई आईएएस बन जाता है ना तो माले साफे लेके पहुंच जाते हैं, हमारा रिश्तेदार हमारा ये, लेकिन वो संघर्ष कर रहा होता है ना, तब कोई नहीं जाता। हम शुरू इसलिए नहीं किया था कि डॉक्टर बना देंगे। आगे मकसद ये है कि इसको वो करे, तब जाके राष्ट्र निर्माण की डेफिनेशन पूरी होगी। नहीं, मुझे कहना है डॉक्टर भरत, मैं हमेशा कई बार ये बात कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम लोग अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन जाएं, सबसे पहले अच्छे इंसान बन जाएं। क्योंकि जब अच्छे इंसान बनेंगे तभी हम अच्छे डॉक्टर बनेंगे।
तभी क्योंकि आप सेंसिटिव हो गए किसी गरीब के प्रति या उससे फीस नहीं लेनी है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद 50 विलेजर्स के सारे बच्चे ऐसे ही अच्छे इंसान बन जाएं, एक अच्छा समाज क्रिएट करें। मैम आपकी बात सही है कि हम जैसे सरवण ने कहा ना कि 50 विलेजर का मकसद है अच्छे इंसान बनो। हमारी लाइन यही है कि आप डॉक्टर बनो ना बनो, अच्छे टीचर बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनना, बस ये हमारी देश के थैला अच्छे है। नागरिक बनो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरत, थैंक यू श्रवण, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के जीवन के लिए। एक अच्छे डॉक्टर बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, और गरीबों का इलाज हो सके तो हमेशा मुफ्त में कीजिए। जी मैम। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ तोहफे हमारी तरफ से। श्रवण, एक छोटा सा प्लांटर है, इसमें एक पौधा उगा सकते हो। ठीक है, ये एक ग्रैटिट्यूड डायरी लिखते हो रोज? जी मैम। हाँ, डायरी इसमें लिखना। इसमें लिखा है तेरा शुक्रिया जिंदगी। ये छिंदवाड़ा में आदिवासी महिलाएं ये पेंटिंग, छिपा पेंटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, और ठीक है, इसको ओढ़ना कभी। ये छत्तीसगढ़ में बनता है, वहाँ से हमने मंगवाए हैं। ये टी शर्ट है तुम्हारे लिए। ये बढ़िया मिलेट्स का खाना है, कुछ कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। ये बड़े अच्छे कोटेशंस हैं लाइफ में, तुमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि बड़े कई लोगों ने लिखा है कि इस जीवन ने उन्हें क्या सिखाया, तो ये तुम पढ़ सकते हो। और कभी जीवन में किसी चीज़ के सवाल का जवाब की ज़रूरत हो तो इसको खोलना, इसमें से कोई भी एक स्लिप निकालना। ये कनेक्टेड की तरफ से है। ये ग्रामल है, मिलेट्स। ये हमारे टी शर्ट, हाँ, ये बहुत प्लांटर हैंडीक्राफ्टियन का। ये ग्रैटिट्यूड डायरी है। ये मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद है हमारा, आशा का। ये ना आप अपने वहाँ सेंटर पे भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे किसी भी चीज़ का। चीजें मेरे सेंटर पे जाती हाँ, हैं, सेंटर पे मुझे कुछ जाएंगे। भी गिफ्ट मिलता है मैं घर पे एंजॉय नहीं द ले लिटिल जाता हूँ। थिंग्स, इस तरह से कुछ भी कोटेशन मैं वगैरह। कुछ भी घर पे नहीं ले जाता अच्छा, सब सेंटर पे जाएगा सब आपके। सेंटर पे जाता 50 विलेजर्स के, बहुत सुंदर। अब आजकल लोगों ने गांव के बने हुए खिलौने खरीदने बंद कर दिए हैं, और ये एक व्हाट लाइफ हैज टॉट मी करके